भूपेंद्र सिंह 26 अगस्त के आज के करंट अफेयर्स लेकर आप लोगों के लिए आया हूं। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल लगता है, तो कृपया इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्किल में इसे बढ़ाएं, क्योंकि ये उन व्यक्ति या उन स्टूडेंट्स के लिए है जो लोग द हिंदू जैसे इम्पोर्टेंट न्यूज़पेपर इंग्लिश की वजह से या उनकी वजह से पहुंच पर ना पा होने की वजह से उन्हें पढ़ नहीं पाते या उनकी जो नॉलेज है उन्हें नहीं गेन कर पाते, उसके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए है। सो फ्रेंड्स, कृपया इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स सर्किल में शेयर करें। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। फ्रेंड्स, आज एक फोरम डिक्लेयर किया गया है या घोषित किया गया है। फोरम क्या है? फोरम फॉर डिकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है यानी व्हीकल्स हैं, वाहन हैं, आवागमन है, उसके द्वारा बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है। तो इस कार्बन के उत्सर्जन को व्यवस्थित करने के लिए या कहें कि कम करने के लिए डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट का नामक एक फॉर्म तैयार किया गया है। और इस फॉर्म को बनाने के लिए नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने संयुक्त रूप से अपनी कवायद की है या अपना विचार प्रकट किया है कि भाई डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के लिए फोरम फॉर डिकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट को लॉन्च किया जाए। सो फ्रेंड्स, WRI यानी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट विधिक रूप से भारत का रिसोर्स ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत एक स्वतंत्र चैरिटी यानी मतलब कि चैरिटेबल ट्रस्ट है, जो पर्यावरण की दृष्टि से स्वास्थ्य और सामाजिक रूप से न्याय संगत विकास को बढ़ावा देने के लिए वस्तुनिष्ठ जानकारी और व्यवहारिक प्रस्ताव प्रदान करता है। नीति आयोग सरकार के लिए एक सलाहकारी थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। फ्रेंड्स, दो संस्थाओं ने इस चीज़ के लिए सरकार को गुहार लगाई है, जैसे WRI और नीति आयोग। तो हम लोग WRI के विषय में जान चुके हैं, एक स्वतंत्र चैरिटेबल ट्रस्ट है, और दूसरा जो नीति आयोग है वो भारत सरकार का सलाहकारी थिंक टैंक है और इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। इसने योजना आयोग का स्थान 2015 में लिया है। फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य एशिया में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र में, यदि परिवहन क्षेत्र की बात करते हैं, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के चरम स्तर यानी 2 डिग्री से नीचे के लक्ष्य के अनुरूप को नीचे लाना है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की वजह से संकुलन और वायु प्रदूषण जैसी समस्याएं होती हैं। अब इस फॉर्म की आवश्यकता क्या थी? भारत में एक विशाल और विधिक परिवहन क्षेत्र है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके और हमारे भारत देश में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि ये भारत जो है चीन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला या जनसंख्या वाला देश है, जो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का उत्सर्जन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। परिवहन क्षेत्र भारत देश में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है या तीसरा बड़ा क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA 2020 और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2018 के डेटा से पता चलता है कि परिवहन क्षेत्र में शामिल सड़क परिवहन कार्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन में 90% से अधिक का योगदान देता है। यानी जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें जो सड़क परिवहन है वो 90% योगदान करता है। बढ़ते शहरीकरण के साथ वाहनों का आकार यानी वाहनों की बिक्री की संख्या तेजी से बढ़ रही है और अनुमान है कि लगभग 2030 तक वाहनों की कुल संख्या दुगनी हो जाएगी। इसलिए 2050 के लिए निर्धारित पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों को प्राप्त करने के हेतु भारत में परिवहन क्षेत्र को एक डिकार्बनाइजेशन पथ की ओर अग्रसर होना आवश्यक है। फ्रेंड्स,
2050 तक 2030 तक यदि वाहनों की संख्या दुगनी हो गई तो ये 2050 तक काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करेगा, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदायक होगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पेरिस जलवायु समझौता चर्चा में है, जिसे हम आगे अपने न्यूज़ में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, देखते हैं सरकार की कुछ अन्य योजनाएं भी हैं जो इस पहल की मदद करती हैं। फेम योजना, सरकार की एक फेम योजना है। यह नेशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लान का एक हिस्सा है। इसका मुख्य उद्देश्य सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने इको फ्रेंडली वाहनों को बढ़ावा देने के मद्देनज़र फेम 2 यानी फास्ट एडॉप्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स पर 50% की सब्सिडी दी है। सो फ्रेंड्स, ये जो हमारा फॉरम है, फॉरम फॉर डीकार्बनाइजेशन ट्रांसपोर्ट, ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है ये फेम स्कीम, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को या इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क पर लाने के लिए सरकार ने फेम 2 नाम की स्कीम लॉन्च की है, जिसमें 50% सब्सिडी दी जाती है कस्टमर को यदि वो इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है तो। फ्रेंड्स, हमने अभी जैसा कि ऊपर कहा था कि पेरिस जलवायु समझौता क्या है, तो उसके विषय में चर्चा करते हैं। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है, जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया था। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य ग्रीन हाउस यानी वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है, ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिक स्तर यानी प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके। इसके साथ ही आगे चलकर तापमान वृद्धि को और 1.5 डिग्री सेल्सियस रखने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया था। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक देश को ग्रीन हाउस गैसेस के अपने उत्सर्जन को कम करना होगा। इसके संबंध में कई देशों द्वारा सराहनीय प्रयास किए गए हैं। यह समझौता विकसित राष्ट्रों को उनके जलवायु से निपटने के प्रयासों में विकासशील राष्ट्रों की सहायता हेतु एक मार्ग प्रदान करता है। फ्रेंड्स, ये पेरिस जलवायु समझौता काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारे पर्यावरणीय या प्री इंडस्ट्रियल लेवल जो पहले था, जब इंडस्ट्री, मैंने कल ही चर्चा किया था औद्योगिकरण, तो इस समय इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 चल रहा है, यानी औद्योगिकरण से पहले 2 डिग्री सेल्सियस कम रखा जा सके, उससे 2 डिग्री कम रखने का प्रस्ताव किया जा रहा है। और इसको 1.5 डिग्री से बढ़ने नहीं दिया जाएगा, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं बढ़ने दिया जाएगा। इस बात का इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने अगली न्यूज़ की तरफ। ईज 4.0 बैंकिंग सुधार प्रदर्शन। फ्रेंड्स, ये जो ईज 4.0 है, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा है, जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। जैसे कि फ्रेंड्स, आप लोगों को एग्जाम की दृष्टि से कई एग्जाम्स में छोटे से टर्म्स पूछ ले, जैसे ईज 4.0, ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधारक एजेंडा है। सो फ्रेंड, जानते हैं ईज 4.0 के बारे में। ईज 4.0 ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक को तकनीकी सक्षम सरलीकृत और सहयोगी बैंकों के लिए प्रतिबद्ध करता है। यानी इसमें 24/7 बैंकिंग यानी 24 घंटे और हफ्ते भर ईज 4.0 के तहत बैंकिंग सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु लचीली तकनीक के साथ नए युग के 24/7 बैंकिंग की थीम पेश की गई है। उत्तर पूर्वी राज्यों पर फोकस बैंकों को भी उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष स्कीम तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया है। इसमें फ्रेंड्स, एक बैड बैंक की भी यहाँ पर एक प्रस्तावना आया है। बैड बैंक लाइसेंस प्राप्त करने के लिए बहुत करीब हैं। फ्रेंड्स, बैड बैंक जो हैं लाइसेंस प्राप्त करने के बहुत करीब हैं। बैड बैंक वह बैंक है जिसे किसी अन्य वित्तीय सहायता संस्थान के बैड ऋणों और अन्य नकदी होल्डिंग्स को खरीदने के लिए स्थापित किया जाता है। फ्रेंड्स, ये बैड बैंक वो बैंक है जो किसी बैंक के द्वारा चुकाए गए लोन को यदि वो वापस नहीं प्राप्त कर पाते, तो इस प्रकार की
इस प्रकार के लोन को बैंक बैड बैंक को स्थानांतरित कर देगा, जिसे वो अपना रिकवरी करेगा। बैंकिंग क्षेत्र के बाह्य क्षेत्रों से धन का सृजन। बदलते समय के साथ अब उद्योगों के पास बैंकिंग क्षेत्र के बाह्य क्षेत्रों से भी धन सृजन करने का विकल्प है। बैंकिंग स्वयं विभिन्न माध्यमों से धन जुटा रहे हैं। जो बैंक हैं वो भी कई माध्यमों से धन जुटाते हैं। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ हमारी आ रही है शुगर केन यानी गन्ना। गन्ने को शुगर केन, गन्ना इसका जो तापमान है जहाँ पर ये पैदा होता है वो उष्ण और आर्द्र जलवायु के साथ लगभग 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है इसे। गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी में ये उपज होती है। शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम सर्वश्रेष्ठ पर है, उससे बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और बिहार। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राजील में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादित किया जाता है फ्रेंड्स, और भारत दूसरा सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक देश है। इसे बलुई दोमट मिट्टी से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी तक सभी प्रकार की मिट्टियों में उगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी की आवश्यकता होती है। इसमें बुवाई से लेकर कटाई तक शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। यह चीनी, गुड़, खंड सारी और राब का मुख्य स्रोत है। फ्रेंड्स, ये न्यूज़ हमने इसलिए लिया है क्योंकि अभी फिलहाल जो बीएड एग्ज़ाम हुए हैं उनमें पूछा गया था कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम्स में बन जाते हैं। चलते हैं, चीनी उद्योग को समर्थन देने हेतु सरकार की दो पहलें हैं। चीनी उपक्रमों को वित्तीय सहायता देने की योजना और जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति गन्ना उत्पादन योजना। फ्रेंड्स, सरकार दो तरह की मूल्य संवर्धन या मूल्य लाभकारी मूल्य प्राप्त हो किसान को दो तरह की योजनाएं चलाती है, जिसमें कि एक एफआरपी है और दूसरा एमएसपी है। एफआरपी को उचित और लाभकारी मूल्य कहा जाता है, और जबकि एमएसपी को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। एफआरपी वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर चीनी मिलों द्वारा किसानों से गन्ना खरीदा जाता है, एफआरपी। और यदि यहीं पर हम एमएसपी की बात करते हैं तो किसी भी फसल के लिए न्यूनतम मूल्य जिसे सरकार किसानों हेतु लाभकारी मानती है और इसलिए समर्थन के योग्य है, वह कीमत भी है जिस पर सरकारी एजेंसियां फसल विशेष की खरीद करती हैं तो भुगतान भी करती हैं। अनुशंसा। फ्रेंड्स, जो आपका एफआरपी है उसकी अनुशंसा सीएसीपी द्वारा की जाती है, और आपका एमएसपी भी सीएसीपी ही द्वारा अनुशंसित किया जाता है। इसमें कुछ अनिवार्य फसलें हैं। जो आपका अनिवार्य फसल है एफआरपी में, उसमें है अनिवार्य फसल गन्ना, जबकि एमएसपी में अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, रबी 6 फसलें और अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं। अनाज 7, धान, गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और रागी। दालों में है चना, अरहर, तूर, मूंग, उड़द और अन्य दालें। तिलहन में मूंगफली, रेपसीड, सरसों, तुरैया, सोयाबीन, सूरजमुखी के बीज, तिल, कुसुम बीज और नाइजर बीज। कच्चा कपास, कच्चा जूट, कोपरा, भूसी, दाल, नारियल आदि। ये सभी आपके एमएसपी प्राप्त करने के लिए उचित हैं। एफआरपी केवल गन्ने के लिए दी जाती है। फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। ये अफ़गानिस्तान से रिलेटेड न्यूज़ है, जो कि काफ़ी अफ़गानिस्तान क्योंकि इस समय मुद्दे में छाया हुआ है। भारत भी इस समय कई देशों से संपर्क में है, जैसे कि भारत और चीन के बीच मतभेद तथा तालिबान को सुविधा प्रदान करने में पाकिस्तान की भूमिका के बावजूद रूस ने यूएनएससी, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल, एससीओ और ब्रिक्स जैसे अन्य मंचों पर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय रूप से भारत के साथ काम करने में रुचि दिखाई है। जैसे कि यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, भारत, रसिया, ब्राज़ील,
रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका जैसे मंचों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय रूप से रूस से भारत के साथ काम करने की रुचि दिखाई है। फ्रेंड्स, आप अफगानिस्तान के मैप को कुछ देख सकते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान के कुछ पड़ोसी देशों को हम याद रखते हैं अपने, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, चाइना और उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, ये आपके अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। चलते हैं फ्रेंड्स हम आगे अपनी न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। नैनो आकार के रोबोट का उपयोग। वैज्ञानिकों के एक समूह ने नैनो आकार के रोबोट का उपयोग करके रूट कैनाल उपचार यानी दांतों की प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों से निपटने का एक तरीका खोजा है। रोबोट के माध्यम से हम छोटे नैनो रोबोट के माध्यम से हम अपने दांतों के कुछ दांतों में जो ऑपरेशन होते हैं उसके लिए काफ़ी एक तरीका खोजा है, जिसे रूट कैनाल उपचार को संक्रमित रूट कैनाल से बैक्टीरिया को खत्म करने, दांतों में पुनः संक्रमण को रोकने और प्राकृतिक दांत को बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। रूट कैनाल उपचार में दांत का कुछ भाग छूट जाता है, इससे कुछ बैक्टीरिया रह जाते हैं जो दांत नलिकाओं के भीतर गहरे में स्थित होते हैं। शोध में वैज्ञानिकों ने नैनो आकार के रोबोट का उपयोग करके इससे निपटने का एक तरीका खोजा है जो नलिकाओं के माध्यम से उपचार करेगा और बैक्टीरिया को लक्षित करेगा। इस पद्धति के तहत सर्पिल आकार के सिलिकॉन नैनोबॉट्स, यहाँ पर फ्रेंड्स बॉट्स मीन्स रोबोट, जिसमें थोड़ा सा लोहा लगा होता है, को दांत की केंद्रीय कैनाल में अंतःक्षिप्त किया जाता है और फिर यह एक घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र स्थापित किया जाता है। यह नैनो रोबोट को स्थानांतरित करने का एक साधन है। एक बार बैक्टीरिया कॉलोनी में पहुंच जाने के बाद नैनो रोबोट विभिन्न जीवाणुरोधी रणनीतियों को तैनात कर सकता है, जिसमें एक स्थायीकृत हीटिंग है। फ्रेंड्स, नैनो रोबोट क्या होते हैं, हम इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। नैनो रोबोट नैनो स्केल पर मशीन या रोबोट बनाने की तकनीक का वर्णन करती है। नैनोबॉट इंजीनियरिंग नैनो मशीन को संदर्भित करने के लिए एक औपचारिक शब्द है। मैं फ्रेंड्स, नैनो मीन्स बहुत छोटे, यानी 10 की पावर रेज -10 जैसे बात कर सकते हैं। नैनो में बात करते हैं तो नैनो बोट्स बहुत छोटे होते हैं और एक तरीके के रोबोट ही होते हैं, बट इनका जो साइज है बहुत छोटा होता है। बहुत ही विशिष्ट कार्य करते हैं, जैसे लगभग 50 से 100 nm तक चौड़े होते हैं। दवा वितरण के लिए उनका बहुत प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर रोग प्रभावित क्षेत्र में पहुंचने से पहले दवाएं पूरे शरीर में काम करती हैं। नैनो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके दवा को एक सटीक स्थान पर लक्षित किया जा सकता है, जो दवा को अधिक प्रभावी बना देता है और संभावित दुष्प्रभावों की संभावना को कम कर देता है। फ्रेंड्स, जानते हैं नैनो रोबोट से किस तरह की स्वास्थ्य समस्याओं को दूर किया जा सकता है। स्वास्थ्य देखभाल में नैनो तकनीक का उपयोग किस तरह किया जा सकता है, जैसे दिल के दौरे के लिए नैनो टेक डिटेक्टर बनाया जा सकता है। नेत्र शल्य चिकित्सा, कीमियोथेरेपी आदि के लिए नैनो कैरियर्स होते हैं। रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए मधुमेह पैड। नैनो स्पंज एक लाल रक्त कोशिका झिल्ली के साथ लेपित बहुलक नैनो कण है और इसे विषाक्त पदार्थों को अवशोषित करने तथा उन्हें रक्त प्रवाह से निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। नैनो फ्लेयर्स का उपयोग रक्त प्रवाह में कैंसर कोशिकाओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। डीएनए अनुक्रमण को अधिक कुशल बनाने के लिए नैनोपोर्स का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख रहे हैं जैसे नैनोटेक डिटेक्टर, नैनो कैरियर्स, मधुमेह में नियंत्रित करने के लिए नैनो स्पंज, नैनो फ्लेयर्स और नैनोपोर्स, ये सभी एक तरीके के नैनो तकनीक का उपयोग है। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के समय आपका एक अगली न्यूज़ के साथ मैं एक नए मुद्दे पर चर्चा करता हूं। भारत और नीदरलैंड द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवाचार में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की गई। बैठक के कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार से रहे। भारत का जोर इस बात पर रहा कि स्वास्थ्य, कृषि,
और जल, ये तीनों क्षेत्र दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ पारस्परिक सहयोग के आधार हैं। नीदरलैंड की तरफ से ग्रीन हाइड्रोजन और महासागर विज्ञान के क्षेत्र में मिलकर कार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। दोनों देश एक स्मार्ट एनर्जी ग्रिड यानी बिग डेटा और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी के संबंध में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास का समर्थन करने पर सहमति व्यक्त की गई है। भारत ने नीदरलैंड को अंतरिक्ष क्षेत्र में जानकारी साझा करने हेतु आमंत्रित किया है। विशेष रूप से हाल के दिनों में भारत द्वारा शुरू किए गए प्रथम प्रदर्शक सुधारों के मद्देनज़र निजी क्षेत्र को उपग्रह प्रेक्षण और अंतरिक्ष आधारित गतिविधियों में एक समान अवसर प्रदान करने की अनुमति दी गई है। दोनों देशों द्वारा भविष्य में सौर ऊर्जा, गैस आधारित प्रतिष्ठान, साइबर सुरक्षा, डेटा विज्ञान, शहरी जल प्रणाली और उभरते अन्य क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति व्यक्त की गई, जिससे भारत में लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। जलवायु परिवर्तन संपूर्ण विश्व के लिए चिंता का प्रमुख कारण है, इस पर भी प्रकाश डाला गया। फ्रेंड्स, भारत और नीदरलैंड के संबंध को देखें तो आर्थिक और व्यापारिक के रूप में देखें तो वित्तीय वर्ष 21-20 में नीदरलैंड भारत में विदेशी निवेश का छठवां सबसे बड़ा निवेशक देश है। नीदरलैंड यूरोपीय संघ का भारत का पांचवां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वाला देश है। यह भारत के अग्रणी निवेशक देशों में से एक है। ऐतिहासिक संबंध की बात करते हैं तो भारत डच संबंध 400 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं। भारत में पहली डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना लगभग 17वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी और वर्ष 1947 में दोनों देशों के मध्य आधिकारिक संबंध स्थापित हुए और तब से दोनों देशों के संबंध सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण है। फ्रेंड्स, हम लोग मानचित्र में देखते हैं नीदरलैंड को। देखिए फ्रेंड्स, आपका ये फ्रांस है, जर्मनी, बेल्जियम और आपकी ये नीदरलैंड, और नीदरलैंड की जो राजधानी है अमस्टरडम है। तो इस तरह से ये नॉर्थ सी पर खुलता, इसमें ये नॉर्थ सी से इसकी सीमाएं बिलोंग करती हैं। इसके एक तरफ नॉर्थ सी है और दूसरी तरफ बेल्जियम और जर्मनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।